गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र का पाठ नंबर 1 है विकास। और विकास के बारे में कल की वीडियो में मैंने पढ़ा था आय और अन्य मापदंड तथा सार्वजनिक सुविधाएं। आपने पढ़ा था कि आय के साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता, आदर, सम्मान, दूसरे के प्रति समान व्यवहार, ये भी कुछ उसकी विशेषताएं हैं। सार्वजनिक सुविधाओं में आपने पढ़ा कि सरकार के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, सड़क, इसके अलावा आपके जो अन्य जो कारक हैं उनको पर हमने बल दिया। आज हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, शरीर द्रव्यमान सूचकांक को कैसे ज्ञात करते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक। यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक से हमें ये पता लगता है कि कौन व्यक्ति स्वस्थ है और कौन अस्वस्थ है, अर्थात कौन व्यक्ति अपनी यानी कि लंबाई के अनुसार वजन कम है या अधिक है। जैसे पहले आपको बताऊं, इसमें शरीर द्रव्यमान सूचकांक ज्ञात करते समय हमें कुल वजन को, जो कुल वजन होगा किलोग्राम में, और ऊंचाई का भाग दे देंगे, और ऊंचाई होती है मीटर में। फिर मैं आपको बता रहा हूं शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जिसे BMI बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है कि कुल वजन में, और कुल वजन किस में होगा, किलोग्राम में, और कुल वजन में हम अगर ऊंचाई का भाग देंगे यार अर्थात लंबाई का भाग देंगे, और लंबाई होगी मीटर में, तो उसका हमारा शरीर द्रव्यमान सूचकांक निकल जाएगा, और उसका मेजरमेंट एक स्केल के माध्यम से मापा जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर एक सेविका है और एक फीमेल का लंबाई को नाप रहे, पीछे स्केल लगा हुआ है ये। अब स्केल के ऊपर इसकी जो हेड है, सिर है, सिर से ऊपर इसकी लंबाई ली गई है, तो इसकी जो लंबाई है वो मीटर में लेगी, और जो इसका वेट है, जो इसका इस औरत का जो वजन है, उस वजन में उसकी लंबाई का भाग दे देगी, तो उससे उसका बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक निकल जाएगा। अगर इसका मान 18.5 से कम आता है तो वह व्यक्ति अल्प पोषित कहा जाएगा, और लेकिन 25 से अधिक आता है तो वह अति भार कहलाएगा, यानी वजन में ज्यादा है। इट मीन्स 18.5 से अधिक और 25 से कम, यानी इसके बीच में होना चाहिए, वे स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। अब देखिए, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास जो रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्या होता है इसमें, किन किन को आधार माना जाता है। मानव विकास जो रिपोर्ट है वे UNDP, देखिए लिखा हुआ है, UNDP के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। अब मानव विकास जो रिपोर्ट है, उस मानव विकास रिपोर्ट के कौन कौन से मूल आधार होते हैं, यानी किन को आधार पर की जाती है। देखो, मानव विकास जो रिपोर्ट है स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के सूचक के आधार पर, जैसे हमने केरल और पंजाब की तुलना की, है ना, और प्रति व्यक्ति आय, यानी ये कुछ हमारे इसके तत्व हैं जो मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, और प्रत्येक वर्ष मानव रिपोर्ट जारी की जाती है। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मानव विकास रिपोर्ट है UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है, और ये प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। किसी भी देश या राज्य के लिए ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, जो देश के लिए जो जारी की जाती है, वे UNDP करती है। उसके अंदर उस देश की स्वास्थ्य,
शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, जीने का तरीका और उसकी आय, यानी ये मुख्य रूप से उसके आधार माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, यानी शैक्षणिक माने शिक्षा से संबंधित, कहाँ पर वहाँ पे साक्षरता दर कितनी है, कम है, अधिक है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, लोग बीमार हैं, स्वस्थ हैं, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है उसको प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, और भारत और उसके पड़ोसी देशों की 1906 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़े पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। इन कुछ यहाँ पर ऐसा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है। अब मेरे पास में जो टेक्स्ट बुक है उसमें 2004 के आंकड़े हैं। जो नई बुक है उसमें आपके नए आंकड़े भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि यहाँ पर देश है, देखो देश का नाम है श्रीलंका, भारत, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इधर देखिए प्रति व्यक्ति आय, ये प्रति व्यक्ति आय है श्रीलंका की 4,390 रुपये, ये अमेरिका डॉलर में है। ये जो इसका इकाई है वे किस में, अमेरिका की डॉलर में। भारत के देखिए 3,139 अर्थात श्रीलंका से भी कम है। म्यांमार की 1,027 बहुत कम है म्यांमार की। पाकिस्तान की 2,002 से 25, पाकिस्तान की कम है हमारे भारत देश से भी। फिर है नेपाल की और कम है 1,490 और बांग्लादेश की 1,870। ये क्या है, ये प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय का मैंने बताया था आपका दूसरा जो नाम है प्रति व्यक्ति जो आय है उसे हम उस देश की औसत आय भी कहते हैं, औसत इनकम भी कहते हैं, एवरेज इनकम कहते हैं। अब देखिए जन्म के समय संभावित आयु जिसे हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे एक वे तत्व हैं जिनसे हम मानव विकास रिपोर्ट तैयार करते हैं। जन्म के समय संभावित आयु देखिए श्रीलंका की 74, भारत की 64, म्यांमार की 61, पाकिस्तान की 63, नेपाल की 62 और बांग्लादेश की 63। तो ये जन्म के समय संभावित आयु का स्कोर दर्शाया गया है। सबसे हाईएस्ट श्रीलंका की है और भारत की 64 है। उसके बाद में साक्षरता दर देखिए, वर्ष की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर 15 प्लस का मतलब है यहाँ 15 से जो अधिक है, 15 वर्ष से जो अधिक उम्र के जो मेल फीमेल है, स्त्री पुरुष है, उनके लिए जनसंख्या के लिए देखिए श्रीलंका के 91, भारत की 61, क्योंकि 2001 की है ये 61, क्योंकि 2004 में कोई उसमें कोई जनगणना नहीं थी। 2001 के बाद 2011, क्योंकि प्रत्येक जो जनगणना है वे 10 वर्ष के बाद में जनगणना की जाती है, इसलिए इस टेबल में जो आंकड़े जो प्रदर्शित किए गए हैं वे 2004 के, इट मीन्स 2001 की जनगणना के हैं। तो श्रीलंका में 91, भारत में 61, म्यांमार में 90, पाकिस्तान में 50, नेपाल में 50 और बांग्लादेश में सबसे कम है 41। अब सबसे अधिक है साक्षरता दर जो दिखाई दे रही है वे श्रीलंका। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो कॉलम है वे कॉलम है 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात। 3 स्तरों के लिए सकल अनुमान देखिए आप, नामांकन बच्चों की संख्या श्रीलंका में सबसे अधिक है 69, हमारे देश में भारत में 60, म्यांमार में 48, पाकिस्तान में 35 सबसे कम, नेपाल में 61 और बांग्लादेश में 53। विश्व मानव विकास सूचकांक देखिए, यानी कि जो क्या है ये, जिसको हम HDI बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
एसडीआई मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। विश्व में देखिए मानव विकास सूचकांक का क्रम देखिए, इसमें देखिए श्रीलंका 93, श्रीलंका की जो स्थिति सबसे अच्छी है इसलिए, और भारत के हमारा 126 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। इस तालिका के अनुसार अगर इन देशों का अध्ययन करते हैं तो भारत का क्या है, दूसरे नंबर पर है। म्यांमार 130, पाकिस्तान 134, नेपाल 138 और बांग्लादेश 137। अब देखिए ये जो विश्व मानव विकास सूचकांक है, ये जो मानव विकास सूचकांक है ये उसका क्रमांक है कि इतने नंबर पर, कितने नंबर पर, जैसे 177 देशों का सर्वे किया गया था तो 177 देशों में सर्वे में हमारा 126 पर है। अब देखिए एसडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में एसडीआई सूचकांक का क्रमांक कुल 177 देशों में से है। ये जो हमारा 126 नंबर स्थान है वो कितने देशों में, 177 देशों में, यानी हम भी अभी बहुत पीछे हैं। जन्म के समय संभावित आयु, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। जन्म के समय की जो आयु थी है। 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन अनुपात से अर्थ है कि प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उसके आगे उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का कुल योग है। जो है ना 3 स्तर बता रहा था इसमें, प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और आगे उच्च शिक्षा के नामांकन अनुपात का कुल योग। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। सभी देशों की प्रति व्यक्ति आय किस में की जाती है, डॉलर में की जाती है, ताकि उसकी तुलना की जा सके, या इस तरीके से भी की जा सकती है कि $1 किसी भी देश के सही मात्रा में वस्तु की सेवा खरीद सकता है, यानी डॉलर को एक उसका माध्यम माना है। तो तुमने इस पैराग्राफ में भी क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा कि बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। शरीर द्रव्यमान सूचकांक कैसे निकाला जाता है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक है उस महिला या पुरुष का कुल वजन किलोग्राम में लेकर और उसकी जो लंबाई है, लंबाई को मीटर में लेकर उसका भाग दे दिया जाता है। अगर 18.5 से कम है तो अल्पोषित होगा और 25 से अधिक अंक आते हैं तो अति भार होगा। इसका मतलब इसके मध्य में होना चाहिए। दूसरा अभी आपने पढ़ा मानव विकास रिपोर्ट। कौन मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? यूएनडीपी एक डिपार्टमेंट का नाम है, वे मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है और प्रत्येक वर्ष इसको जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करते समय किन किन तत्वों को ध्यान रखना होता है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करते समय वहाँ की स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा और जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय को आधार मानकर ये मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। अब यहाँ पर 2004 की मानव विकास रिपोर्ट के अपने आंकड़े समझे, जिसमें श्रीलंका प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। ये थी हमारे इसमें मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित। अब देखिए क्या यह आश्चर्य नहीं है कि हमारे पड़ोसी का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है। भारत से आगे बिल्कुल, और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। यह तालिका यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी है, फिर भी वहाँ भारत से आयु और संभावित और साक्षर स्तर में बहुत पीछे नहीं है। ये बताया, कंपेयर किया इसको तालिका से। ये कह रहा है कि हमारा जो भारत देश है वो श्रीलंका से बहुत पीछे है, जबकि जो और देश है जैसे मान लीजिए म्यांमार है, हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल है, कह रहे कि आर्थिक आय जरूर कम हो सकती है, प्रति व्यक्ति आय कम हो सकती है, लेकिन जन्म के समय की संभावित आयु, साक्षरता दर और 3 स्तरों के लिए सकल नामांकन, ये इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए भी हमारे भारत देश को और विकास करना चाहिए। एसडीआई के परिकल्पना ने बहुत से सुधारों को सुझाव दिया गया और मानव विकास रिपोर्ट बहुत से नए घटक जोड़े गए, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई कि मानव विकास महत्वपूर्ण है और एक देश के नागरिक के साथ क्या हो रहा है
लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलू हो सकते हैं? अब देखिए, अब है ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, विकास की धारणा, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। विकास की धारणा का आपने ज्योग्राफी में, भूगोल में पढ़ा था। सतत विकास ही हमारा विकास की धारणा है। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि हमें ऐसा विकास करना है, वर्तमान में विकास करते हुए और पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुंचाए, और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संसाधन को हमें सुरक्षित रखना है। यही हमारी विकास की धारणा है। ये कोई टॉपिक नया ही नहीं है, ये पहले पढ़ चुके हैं आप। विकास की धारणा का मतलब है हमें अपने वर्तमान का ऐसा विकास करना चाहिए जिसमें पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए और भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करें। तो हम विकास की, तो इसी में यही बात बताइए। अब इसमें एक एग्जाम्पल बताया, जैसे भारत में भूमिगत जल। भारत में भूमिगत जल की बहुत भारी समस्या हो रही है, क्योंकि आए दिन यानी कि नए नए नलकूप, कुएं खोदे जा रहे हैं और पानी का जो जल इस तरह नीचे गिर जा रहा है। इसलिए हमें अधिक यानी कि ट्यूबवेल वगैरह नहीं खोदनी चाहिए, हमें उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए, और अधिक सिंचाई वाली कृषि भी नहीं होनी चाहिए। जैसे पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, जिसके कारण वहाँ जलाक्रांति जैसी समस्या पैदा हुई है। इसलिए हमें ऐसे भारत में भूमिगत जो जल है उसको हमें बचाए रखना है। एक एग्जाम्पल इसमें और दिया है, कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार। अब देखिए इसमें क्या बताया, कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार, कि जैसे हमारे पास में ये जो प्राकृतिक संसाधन का दोहन है, ये प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी एक अविवेक रूप से किया जा रहा है। जो व्यक्ति है उसका यानी कि शोषण कर रहा है। लेकिन कच्चे तेल के निम्न आंकड़े हमारे पास देखने में, जैसे मध्य पूर्व में ये क्षेत्र है और ये भंडार है बिलियन टन में, और ये भंडारों को चलने की अवधि है वर्षों से। मध्य पूर्व में 89, संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 और विश्व में 137, और भंडार चलने की अवधि है इसमें 93 वर्ष से, यूएसए में 10 वर्ष से और विश्व में 43। तो ये तालिका में क्या बता रही है? ये तालिका भी हमें भारत में भूमिगत जल की तरह ये बताती है कि हमारे देश में जो प्राकृतिक जो संसाधन है, जो कच्चा तेल है, वे कच्चा तेल जिसे हम पेट्रोलियम भी कहते हैं तैयार करने के बाद में, जो हमारा कच्चा तेल है वे उसके क्षेत्र भी सीमित है। इसलिए हमें कच्चे तेल के जो नलकूप लगाते हैं, कुएं लगाते हैं, उनको भी अनाधुंध रूप से हमें नहीं खोदना चाहिए। हमें अपने बड़ा विवेकपूर्ण से उपयोग करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें उसको तेल को बचा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा कच्चा तेल ही हम यूज कर लेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ शेष बचा ही नहीं। तो आने वाली पीढ़ी अपना विकास कैसे करेगी और देश का भविष्य कैसे होगा, ये आप बिल्कुल पता लगा सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास में और कोई संसाधन नहीं है, और मान लीजिए आपके पास में सीमित संसाधन है, तो आप उसको सीमित संसाधन का उपयोग करते हुए अपना उपयोग करिए। लेकिन अगर उसको अविवेक रूप से संसाधनों को दोहन करोगे तो निश्चित रूप से आपका विकास है रुक जाएगा। सेम स्थिति हमारे ऊपर लागू है कि जो भी हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन है उनका हम बड़े ही विवेकपूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए और उसको हमारी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। उसको नष्ट नहीं होना चाहिए, बर्बाद होने से बचाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बच सकें। तो ये बताया गया इस तालिका में कि भंडारण केवल 33 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। अगर जैसे आज के व्यक्ति इस प्रकार से अनाधुंध रूप से इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है तो ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। और भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है हमारे भारत देश में, और तेल की कीमतें बढ़ती है। आज ही देख लीजिए कि कितना महंगा जो पेट्रोलियम है, डीजल है, तेल है, कितने महंगे हो गए। प्रत्येक पर भार पड़ता है, क्योंकि
जब देश में महंगाई बढ़ती है तो हर व्यक्ति के ऊपर उसका भार सहना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिसके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहता है, अर्थात शक्ति से, ताकत से भी इसके ऊपर क्या कि अपना कब्जा करना चाहता है। विकास की धारणा का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल विषय खड़े कर देता है, अर्थात हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना चाहिए। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं को ख्याल नहीं रख करते। यह एक क्षेत्र का देशगत विषय नहीं रह गया है, हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणा तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नहीं क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है हमें अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। ये नहीं है कि पर्यावरण को भी हम उसको दूषित करें, उसको भी हमें सुरक्षित रखना है। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर व्यक्ति हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है, अर्थात यानी कि विकास हम केवल सरकार के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए कि ये काम सरकार करेगी, कुछ हमें भी सहयोग देना चाहिए, कुछ हमें भी काम करना चाहिए। मैं जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि किसी मेन रास्ते से आप जा रहे हो और वहां रास्ते के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, मान लीजिए बहुत पत्थर, जो सभी व्यक्ति को आने जाने में असुविधा है, और आप कहोगे कि मेरा काम नहीं है और ये तो सरकार का काम है, सरकार आएगी तब इसको उठाएगी और साइड में करेगी। लेकिन चाहिए इतना आप परेशान हो रहे हो, आने जा रहे हो और आम व्यक्ति परेशान हो रहे हो, तो हमारी ड्यूटी बनती है, जब मान लीजिए वे मेन रास्ता है, हमको आने जाने में हो सकता है सरकार किसी दूसरे कार्य में बिजी है, वे नहीं समय दे पा रही और जब उसको सूचना मिलेगी तब आएगी, तो आप ही उस पत्थर को मान लीजिए साइड में अगर कर देते हैं और आपको आवागमन के लिए सुविधा हो जाती है, तो उसमें ऐसा हमारा कुछ मान सम्मान घटता नहीं है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। हमारे देश को हमें अच्छा बनाना है, सुरक्षित बनाना है, सबको साथ लेकर चलना है, तो हमें भी कुछ हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ ऐसे कार्य अगर हम कर दें तो ये मानवता के नाते ये कोई बुरा काम नहीं है। इसलिए हमें भी सभी बातों को ये ध्यान नहीं रखना कि हाँ पर्यावरण में जो गिरावट आ रही है उसके ऊपर केवल सरकार ही ख्याल रखेगी, सरकारी करेगी, नहीं। हमें अकेली सरकार कुछ नहीं करती जब तक जनता उसका साथ नहीं देगी, और जनता का जो साथ है तब सरकार का भी साथ माना जाएगा। इसलिए पर्यावरण में जो गिरावट आ रही है, पर्यावरण प्रदूषण है, उसे हम सब समाज के लोगों को, हर व्यक्ति को, हर भारत के नागरिक को, ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि अधिक से अधिक हमारे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएं, अधिक से अधिक हमें वनस्पति लगाने चाहिए, वनों की कटाई के ऊपर हमें प्रतिबंध करना चाहिए, पशु चारण के ऊपर प्रतिबंध करना चाहिए, और जो जहरीले गैस जा रही है हमारे, जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, हमारे ध्वनि प्रदूषण है ना, ये प्रदूषण के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए, जिससे हमारा यानी कि पर्यावरण मुक्त देश बनेगा, और पर्यावरण मुक्त देश बनेगा तो हमारा विकास है वे तेजी से बढ़ेगा। ये था हमारा चैप्टर में, हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, थैंक यू। फिर भी अगर आप इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, आपके सॉल्यूशन किया जाएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके, थैंक यू।